स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मनोज शर्मा में। लेक्चर 1 जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो लेक्चर 2A था वहां पर कंसंट्रेशन यूनिट्स को स्टार्ट कर लिया गया था। कंसंट्रेशन यूनिट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई थी और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए गए थे और आपको सजेस्ट किया गया था कि आप घर पर जाकर के क्वेश्चंस करें। आपको ध्यान होगा आपसे उसमें मैंने लास्ट में बोला था कि जो लेक्चर 2B आएगा, वीडियो 2B आएगा, उसमें हम फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। इसके अलावा जो कुछ और एडवांस्ड पार्ट है कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटी की। कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाइएगा। देखिए, फॉर्मेलिटी इज जस्ट लाइक मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी मोलैरिटी की तरह ही यूज होती है, ये बात अपने दिमाग में रखें आप। बस अंतर इतना है। चलिए पहले हम डिफरेंस लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड की जो यूनिट होती है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। H2SO4 इज मॉलिक्यूल। सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि आयनिक कंपाउंड की जो यूनिट होती है उसे मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, बल्कि उसे फार्मूला यूनिट बोलते हैं। उसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट। NaCl इज फार्मूला यूनिट। कहने को तो लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, बट सही वर्ड जो है वो है फार्मूला यूनिट। इसके बाद H2SO4 के केस में हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। बट आयनिक कंपाउंड H2SO4 कोवेलेंट था, कोवेलेंट में यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास, आयनिक में यूज करते हैं फॉर्मल मास या फार्मूला चार्ज मास। ये वर्ड्स यूज होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में मोल यूज करते हैं। यहां पर आयनिक कंपाउंड्स में मोल की जगह यूज होता है, लिखा हुआ है ग्राम फार्मूला मास। देखिए सारी चीजें हमने मेंशन की हैं। फॉर्मेलिटी का जो यूज होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। जैसे अगर NaCl है 0.1 मोलर NaCl, तो मोलर की जगह अगर हम 0.1 फॉर्मल NaCl कहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वैसे जो डिफरेंस है मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में है, न्यूमेरिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है वो केवल इतना होता है कि मोलैरिटी को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में यूज करते हैं और फॉर्मेलिटी को हम आयनिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं। तो कुछ चीजें जो आपको नोट डाउन करनी होगी फॉर्मेलिटी में, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर आयनिक कंपाउंड्स। मोल की जगह यहां आयनिक कंपाउंड्स में टर्म यूज होगा ग्राम फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास, फॉर्मल मास भी बोल देते हैं। मॉलिक्यूल की जगह फार्मूला यूनिट। मोलैरिटी क्या थी? मोलैरिटी थी मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर, और नीचे हम लेते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मेलिटी में लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मोल टाइप, जस्ट लाइक नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या आएगा? वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें डिफाइन करना पड़े, जैसे मोलैरिटी को डिफाइन करते थे वैसे फॉर्मेलिटी को डिफाइन करना पड़े, तो हम कहेंगे फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज number of gram formula masses of solute present in 1 liter of solution। लेकिन बहुत ज्यादा यूज फॉर्मेलिटी का होता नहीं है, मोलैरिटी ही यूज की जाती है। एग्जांपल भी आप देख लीजिए। अगर कहा गया है 0.1 मोलर Na2CO3, Na2CO3 एक आयनिक कंपाउंड है, ये तो यूज कर लेते हैं, लेकिन इसको जब हम फॉर्मेलिटी के टर्म में लाएंगे तो इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज फॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 0.1 होगी। Na2CO3 पानी में जाने के बाद आयंस में टूट चुका होगा। जब एक Na2CO3 टूटेगा तो 2 Na पॉजिटिव बनेंगे। तो इसका मतलब अगर इसका एक पार्टिकल है तो Na पॉजिटिव के 2 पार्टिकल्स बनेंगे। तो फॉर्मेलिटी अगर Na2CO3 की 0.1 है तो Na पॉजिटिव की फॉर्मेलिटी जो होगी वो 0.2 हो जाएगी, और जो कार्बोनेट आयन है उसकी जो फॉर्मेलिटी होगी वो 0.1 ही रहेगी। 2 सेकंड का टाइम दीजिए। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी वो मुझे लेनी पड़ी। तो ये फॉर्मेलिटी हो गई। तो फॉर्मेलिटी में बेसिकली आपको याद क्या रखना है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए लेनी है।
मोल नहीं यूज करते हैं, ग्राम फार्मूला मास यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास यूज करते हैं, मॉलिक्यूल की जगह फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं केमिस्ट्री के, ये उनके लिए होता है टर्म वैसे फॉर्मेलिटी, वैसे इन जनरल मोलैरिटी ही यूज होता है। बाकी मैंने आपको एग्जांपल्स वहां पे बता दिए, इससे ऊपर कुछ फॉर्मेलिटी में होता नहीं है। आखिरी कंसंट्रेशन यूनिट जो बची है वो है नॉर्मेलिटी। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। हाँ बच्चों, बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती थी मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी से रिप्लेस करेंगे तो मोल को ग्राम इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, मतलब नॉर्मेलिटी होगी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करना है बच्चों, अगर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी ला रहे हैं तो मोल की जगह क्या लाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स। देखो मोल जैसे एक यूनिट है, ग्राम इक्विवेलेंट्स भी केमिस्ट्री में यूज होता है एज अ यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं, क्योंकि मोल तो हम जानते थे, अगर मोल निकालने हो तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए देखो नॉर्मेलिटी पहले लिखी है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नया टर्म क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए जैसे मोल निकालते थे मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यहां पर मोलर मास ना लेकर के हमें क्या लेना है, इक्विवेलेंट मास ई। अब ये मोलर मास तो हमें पता होता था, ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन होता है। अब ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर के लिए हमने कुछ बातें आपको बताई हैं जिससे आपका काम चल जाएगा। एलिमेंट्स के लिए एन वैलेंसी होती है, जैसे ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी 2 है, मोलर मास 16 है, 16/2 करोगे 8 आ जाएगा। एसिड्स के लिए एन बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी का मतलब होता है जितने H पॉजिटिव रिमूव किए जा सकते हैं फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। HCl से 1 निकलता है, H2SO4 से 2 निकलते हैं, CH3COH में 3 और 1 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 3 रिप्लेस नहीं होते हैं, केवल एक ही H+ निकलता है, इसलिए N 1 होता है। H3PO4 के लिए N 3 होता है। अगर बात की जाए बेसिस की, फॉर बेसिस जो N है वो एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिमूवेबल OH नेगेटिव, NaOH में N 1 है, CaOH होल ट्वाइस में N 2 है। फिर देखिएगा सॉल्ट के लिए N क्या होगा, सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज आयंस पे जो होता है, टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज। एग्जांपल से जहां समझ में आएगा, NaCl को आप तोड़ेंगे, कैटायन इज Na पॉजिटिव, एनायनिक Cl नेगेटिव। चाहे कैटायनिक चार्ज देखें चाहे एनायनिक, बराबर ही होना है। तो चार्ज कितना है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, 1। एक चीज यहां पे और क्लियर कर दें, Na2SO4 का जब एग्जांपल हम लेते हैं तो Na2SO4 टूटता है 2Na+ प्लस SO4 माइनस। तो यहां पे 1 यूनिट चार्ज दिख रहा है, यहां पे 2 यूनिट, बेसिकली N2 होगा यहां पर। क्यों, क्योंकि Na+ है और 1 यूनिट Na2SO4 की जो है उसमें 2 Na+ हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 2। और आयंस के लिए जो N होता है वो उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। देखिए ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा और एक टफ कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यहां पर अगर हम उसको पढ़ाने लगे तो ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है कंसंट्रेशन यूनिट्स, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहां तो उसको हम नहीं पढ़ा सकते। जब हम आपको रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो वहां पर ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लिया जाता है, इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आईआईटी में पहले बहुत आया करते थे, अब थोड़ा पेपर आसान हो गया है तो अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत यूज होता है इसका।
आपके इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में जो इतना पढ़ाया है हमने नॉर्मेलिटी के बारे में, मोर देन एनफ, जितना चाहिए उससे ज्यादा। और एक रिलेशन भी लास्ट में हमने लिखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन। एन क्या है? यही है एन, जो आपने एन फैक्टर लिया है। ठीक है, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, लिखें, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड in 100 ml of, calculate the mass of oxalic acid in 100 ml of 0.2 normal solution, 0.2 normal solution। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, 2 सेकेंड के बाद हम आते हैं सॉल्यूशन पेज पर। देखिए बच्चा लोग, ऑक्सैलिक एसिड का एग्जांपल हमने जानबूझ के लिया है क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। ऑक्सैलिक एसिड अगर एनहाइड्रस कंडीशन में है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला COOH होता है, मॉलिक्यूलर वेट 90 होगा, N 2 दिख ही रहा है सबको, इक्विवेलेंट मास 45 होता है। लेकिन जब ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला COH.2H2O, और इस केस में मॉलिक्यूलर वेट 126 होगा, इक्विवेलेंट मास 63 होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में तो फिलहाल यही यूज होने वाला है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ही बनता है। तो जो क्वेश्चन है अब उस पे आते हैं। ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको हमें देनी है अलग से। क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो तो 2-3 लाइन का क्वेश्चन था। आपसे पूछा है कि अगर सॉल्यूशन है 100 ml है, नॉर्मेलिटी 0.2 है, तो बताइए मास कितना होगा ऑक्सैलिक एसिड का। तो नॉर्मेलिटी ये ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, अगर ml है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, 0.2 नॉर्मेलिटी हो गई। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये 1000 हो गया, यहां से ये हमने कैंसिल किए, ये 10 आया, 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.02 इज इक्वल टू W/63, और W हो जाएगा 63 इंटू 0.02 ग्राम। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स रह गए थे, फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, उनको हमने खत्म करा दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस होते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, उनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस की हम बात कर लेते हैं और उन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं। देखिए बच्चों, एक केस होता है सॉल्यूशन के डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। भाई शरबत है हमारे पास, उसकी मिठास यानी मोलैरिटी M1 है, उसका जो वॉल्यूम लिया वो V1 है, और हमने उसमें पानी डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मिठास यानी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये हमें बात करनी है। तो ये सॉल्यूशन बन लिया, मोलैरिटी M1, इसका जो वॉल्यूम हमारे पास था वो V1 था, इसमें हमने पानी ऐड किया, इसका वॉल्यूम V है, तो पानी को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन 2 बना उसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 होगा V1 प्लस V। तो देखिए इसका किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन 1 में चीनी कितनी थी, मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी थी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट थी M1V1, मतलब मोल ऑफ सोल्यूट थे M1V1। कैसे निकाले? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नहीं समझ में आया तो फार्मूला लिखिएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मोल ऑफ सोल्यूट होंगे यहां पर M1V1, यहां पर मोल ऑफ सोल्यूट होंगे M2V2। सोचिएगा, आपने वाटर ही तो ऐड किया, सोल्यूट तो ना तो आपने ऐड किया है और ना ही सोल्यूट आपने वहां से निकाला है, तो जितना सोल्यूट यहां था उतना ही सोल्यूट यहां रहेगा। तो कॉन्सेप्ट होता है मोल ऑफ सोल्यूट रिमेन कंजर्व, यानी जो मोल यहां थे वही मोल यहां होंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
इसी तरीके से हम दो सॉल्यूशंस को अगर मिक्स करें, डाइल्यूशन ना करके दो सॉल्यूशंस को अगर मिक्स करें तब क्या होगा, एक की मिठास M1 दूसरे की मिठास M2, एक का वॉल्यूम V1 दूसरे का जो वॉल्यूम मिक्स किया वो V2, रिजल्टिंग बनेगा उसकी मोलैरिटी यानी मिठास M, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो वो M क्या होगी उसको हमें फाइंड करना है। यहां से देखते हैं सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी M1 जो वॉल्यूम इसका मिक्स करेंगे वो V1, सॉल्यूशन 2 जो मोलैरिटी है इसकी M2 जो वॉल्यूम मिक्स करेंगे V2, मोल ऑफ सॉल्यूट, अच्छा रिजल्टिंग जो बनेगा उसकी मोलैरिटी M और जो वॉल्यूम बन जाएगा V होगा V1 प्लस V2। देखिएगा मोल ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितने होंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट M1 V1 यहां होंगे M2 V2 और यहां होंगे M into V। कॉन्सेप्ट वही सेम होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे रहेंगे, कंजर्व। यहां पर सॉल्यूट के मोल अगर x थे यहां y थे तो सिंपली यहां पर कितने होंगे x प्लस y, क्योंकि दोनों को मिक्स किया गया है। तो यानी यहां मोल ऑफ सॉल्यूट M into V इज इक्वल टू होगा M1 V1 प्लस M2 V2। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अच्छा ये हम नॉर्मेलिटी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मोल कंजर्व हैं वैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कंजर्व रहेंगे। N into V is equal to N1 V1 plus N2 V2 एंड सो ऑन। जितने आपने सॉल्यूशंस मिक्स किए हैं इस तरीके से आप ले सकते हैं। ऐसे ही यहां पर भी आप डाइल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। N1 V1 is equal to N2 V2। यहां से क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल भी कह सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। लिखिएगा what volume of 95% sulfuric acid, what volume of 95% sulfuric acid, ब्रैकेट में डेंसिटी उसके लिख दे 1.85 ग्राम पर ml, and what mass of water must be taken to prepare 100 ml of 15% solution of sulfuric acid, 15% solution of सल्फ्यूरिक एसिड, और ब्रैकेट में डेंसिटी लिखिएगा 1.1 ग्राम पर ml। आप लोग वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिएगा बेटा जी, क्वेश्चन में कहा गया है एक सोल्यूशन है H2SO4 का 95% W/W है, डेंसिटी दी गई है, ये दिया है। वाटर का कितना वॉल्यूम या मास, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता था लेकिन यहाँ मास पूछा है। वाटर का कितना मास इसमें ऐड करें कि रिजल्टिंग सोल्यूशन बने जो कि 15% W/W हो, डेंसिटी इतनी हो और वॉल्यूम उसका 100 ml हो जाए। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन से कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन 1 जो था, डेंसिटी दी है, परसेंट स्ट्रेंथ W/W है, इसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैंने बताई थी इससे पिछले वाले वीडियो में, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है तो आप पूरा एलेबोरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पिछले वीडियो में वो भी हमने आपको बताया है। तो 10dx लगा करके इसकी मोलैरिटी 17.93 आई। इसका कितना वॉल्यूम ले जो कि निकालना है, हमने इस तरीके से ले लिया। वाटर का कितना वॉल्यूम V ले, ये हमने ले लिया, सो दैट जो ये V होगा, वॉल्यूम इसका जो हम लेंगे वाटर का वॉल्यूम जो कि V होगा 100 माइनस V1। अगर हमें ये बताना पड़ता क्वेश्चन में तो ऐसे ही निकालते हैं। फिलहाल इसको मिक्स करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया, 15% है W/W, डेंसिटी ये है, यहां से इसी तरीके से मोलैरिटी निकाल ली 1.68, वॉल्यूम V2 इसका कितना 100। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन ही तो किया गया है, कुछ सॉल्यूशन ये लिया उसमें बाकी पानी मिलाया, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया।
तो हम लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहां से v1 अगर निकालना पड़े m2v2 अपॉन m1, ये वैल्यूज पुट करके 9.4 ml आ रहा है। मतलब इसका जो वॉल्यूम लेंगे वो 9.4 ml लेंगे, और अगर पूछा जाता वाटर का कितना वॉल्यूम लिया जाएगा तो 100 से 9.4 को हम माइनस कर देते तो वाटर का वॉल्यूम भी निकल आता। लेकिन क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम नहीं, मास पूछा है। मास पूछा है इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो 100 ml है और उसकी डेंसिटी भी पता है, तो मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आ जाएगा। ये तो मास ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हो गया। जो मास आपने ऐड किया सोल्यूशन 1 का वो कितना है? एक्चुअली आपने 9.4 ml ऐड किया और उसकी डेंसिटी 1.85 थी, तो उसका इतना मास ऐड किया। इतना मास सोल्यूशन 1 का, बचा हुआ मास वाटर का ऐड करके 110 ग्राम बनाया। तो अगर हम वाटर का मास निकालेंगे तो रिजल्टिंग का मास माइनस करेंगे जो हमने सोल्यूशन 1 का मास लिया है। इस तरीके से ये हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और हम करा देते हैं आपको। देखिए हम यहाँ कितने भी क्वेश्चन करा दें और सॉल्यूशंस आपको दे दें, आपका ये टॉपिक तब तक तैयार नहीं होने वाला है जब तक आप बल्क में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में जितनी थ्योरी पढ़ानी थी सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आपको बस क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। आपको पहले भी कहा है कि आपके अगर डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक क्लास लास्ट में आपके डाउट्स जो होंगे वो नाम लेकर के या नाम नहीं भी लेंगे, डाउट फिलहाल क्वेश्चन बोल के या लिख करके यहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो पढ़ाया हुआ सारा बेकार हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एनसीईआरटी का ही है, लिखेंगे व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl, what volume of 0.1 molar HCl is required to react completely with 1 gram equimolar mixture of, equimolar इस तरीके से लिखेंगे, equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3. This is the question. क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। What volume of 0.1 molar HCl is required to react completely with 1 gram equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3? वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास Na2CO3 और NaHCO3 का 1 ग्राम मिक्सचर है। मतलब Na2CO3 अगर हम x ग्राम मान लें तो NaHCO3 हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। अगर मोल निकालेंगे दोनों के तो मोल होते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास रखा, यहां भी मास अपॉन मोलर मास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया दोनों के मोल बराबर हैं, क्योंकि आपसे कहा गया इक्विमोलर। दिस मींस x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84। यहां से x की वैल्यू 106 अपॉन 190, x है क्या? मास ऑफ Na2CO3। तो ये आपको मिल गया मास ऑफ Na2CO3। यहां से हमने निकाले मोल ऑफ Na2CO3 मास अपॉन मोलर मास से, ये आ गए इसके मोल। यही मोल होंगे NaHCO3 के। यहीं से आप मान सकते हो, चाहो तो आप 1 माइनस एक्स करके इसका मास निकालना और मास को इसके मोलर मास 84 से डिवाइड करना, तब भी यही आ जाएंगे। अच्छा, HCl और इनकी रिएक्शन क्या होती है? Na2CO3 के 1 मोल से HCl के 2 मोल रिएक्ट करते हैं इस तरीके से, और NaHCO3 के 1 मोल से HCl का 1 मोल रिएक्ट करता है। तो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें 2 चीजें हैं, एक है X, एक है Y। X के जितने मोल होंगे उसके डबल HCl के मोल चाहिए होंगे। x y छोड़िए, Na2CO3 है और NaHCO3 है। Na2CO3 के जितने मोल होंगे उसके डबल HCl के चाहिए होंगे, प्लस जितने NaHCO3 के हैं उतने चाहिए होंगे। तो कुल मिला के मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड ये होंगे इज इक्वल टू, लिखा है ये
डबल यानी 2 इंटू मोल ऑफ Na2CO3 प्लस मोल ऑफ NaHCO3, यानी मोल ऑफ HCl 2 इंटू 1/190 प्लस 1/193 अपॉन 190 मोल हो जाएंगे HCl के लिए जो चाहिए। लेकिन आपसे मोल नहीं पूछे HCl के, आपको HCl का सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन की रिएक्शन कराई जाएगी, उस सॉल्यूशन में HCl है तो उस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, उस सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम चाहिए होगा कि वो हमें HCl के 3/190 मोल दे दे। दिस मींस मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000 किया तो यहां से जो वॉल्यूम चाहिए होगा HCl सॉल्यूशन का वो 157 ml चाहिए होगा। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स को क्लियर करने का और कोई तरीका नहीं, मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस और डाउट्स पूछिएगा। एट लास्ट वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, लाइक एंड शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आप यहां पे कर सकते हैं। प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मैं और ज्यादा सर्व कर सकूं लोगों को। थैंक यू।